अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। वालेकुम। आज के दिन की बड़ी खबर अदालती लिहाज से है और ये खबर है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो नजरसानी की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों की जानिब से दायर की गई थी, उन पर ये दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। 7-5 की अक्सरियत से ये दरख्वास्तें नजरसानी की मंजूर की गई हैं और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 12 जुलाई 2024 का इन्हीं नशिस्तों से मुतालिक कि ये नशिस्तें PTI को दी जाएं, उसको कलअदम करार दे दिया गया। वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला 14 मार्च 2024 का वो बरकरार रखा गया है, जिसके बाद जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है। और इसमें जो एक और पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मायूसी का कि फर्दर इसमें कोई और अपील नहीं की जा सकती। ये लास्ट फोरम था जिस पर नजरसानी रिव्यू का कहा जा सकता था। सिटी साहब, इससे तो आइन और कानून की फतह करार दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से और दीगर पार्टीज़ की तरफ से भी, क्योंकि उन सबको वो मखसूस नशिस्तों के वो कोटे मिल गए जो इससे पहले भी उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवा चुके थे। और अब आइनी बेंच के सामने दरख्वास्तें लगी जिसमें हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कुछ बदमज़गियाँ भी हुई, जजेस के साथ उनकी तकरार भी मीडिया का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर आई। लेकिन अब मामला किस तरफ जाएगा ये आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस फैसले के क्या अदालती और सियासी असरात हो सकते हैं। आयशा, पहली बात यह है कि ये कोई सरप्राइज फैसला नहीं है। मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तान में एक बंदा नहीं मिलेगा आपको जो ये समझता है कि ये सरप्राइज है। सारे यही तवक्को कर रहे हैं। ये जो फैसला आया है इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं। पहला तो ये है कि 2 जजेस तो पहले से ही ना करके अलग हो गए थे जी। फिर एक जज ने कहा कि मैं कोई फैसला नहीं देता, वो भी अलग हो गया। तो आखिर में 10 ही रह गए और 10 में से पहले ये पता चला कि 10-7-3 है, फिर अब पता चला कि नहीं, वो जो 2 पहले ही फैसला करके चले गए थे कि जी हमने तो अपना फैसला तब्दील नहीं करना जो हमने पहले दिया था, तो इसलिए हम नहीं बैठेंगे। तो जिसमें जस्टिस आयशा भी थी एंड सो ऑन। तो अब ये 7-5 का फैसला आया। तो मेरा ख्याल है ये तवक्को यही थी कि यही होगा, कोई इसमें सरप्राइज नहीं है, मगर इसके नताइज बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अब मैं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके साथ जो 2/3 मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में वो अब आसान हो जाएगी रूलिंग क्लिक के साथ, रूलिंग यूनिटा के साथ, रूलिंग रेजिम के साथ के लिए। वो खैर उन्होंने तो 26वीं तरमीम भी पास करवाई ली थी और अब ज्यादा जाहिर है अब तो झटका लगेगा और भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद सबको जो इत्तेहादी लोग हैं, नून लीग हो गई, JUI हो गई, पीपल्स पार्टी होगी, सबको एडिशनल सीट्स मिल जाएंगी तो आसान हो जाएगा काम। सो एक तो ये, अब बात यह है कि आसान हो तो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, तो सवाल ये है कि इस कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं जिसके लिए इतनी तैयारी की जरूरत थी। इसका मतलब है कि इसके पीछे मकसद बड़ा सीरियस है कि ना जो भी काम करवाने हैं कोई उसमें लेन देन नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगी, जो कहेंगे वो आपने लगानी है मोहर। इतनी मेहनत के बाद तो फिर यही इसी किस्म का फल लोग चाहेंगे, द पावर्स दैट बी। तो अब मेरा ख्याल है स्पेकुलेशन तो यही होगी कि अब किस किस्म के 27th अमेंडमेंट आ रही है या उसके बाद 28 भी आ सकती है। तो इसलिए आई थिंक लगता ऐसे ही है कि नेशनल असेंबली में और KP की प्रोविंशियल असेंबली में, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स भी दी जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग हरकत में आएंगी दोनों असेंबलीज और नए कानून बनेंगे, नई तब्दीलियाँ आएंगी एंड वी शुड डिस्कस दोज अ लिटिल बिट जी। और वो तब्दीलियाँ जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं उसकी कुछ कड़ियाँ भी मिल रही हैं। ये हाल ही में एक ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे ज़्यादा जो KP और पंजाब का बजट है उसमें जो खुर्द वुर्द है या उसमें जो भी खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद KP में रिजीम चेंज कह लें या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी सीट खतरे में पड़ सकती है और कुछ कानून साजी नेशनल असेंबली में भी हो सकती है। आपको क्या होता दिखाई दे रहा है? KP असेंबली में तो जाहिर है गंडापुर साहब के लिए अब प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। वहाँ भी स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले PTI की जो मेजॉरिटी है उसकी लीड जो है वो कम की जाएगी बाय दीज न्यू इंडिपेंडेंट्स, जिनको वो इंडिपेंडेंट कह रहे हैं ये इधर चले जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनेंगे, फिर उसके बाद तो इस किस्म की चीज़ें चलेंगी और गवर्नेंस रूल की तलवार
लगेगी, ऊपर लगे रहे सारा वक्त रहेगी। तो मेरा ख्याल है वहां भी कुछ वक्त लगेगा, मगर वहां भी कोशिश यही होगी क्योंकि कि वहां भी तब्दीली लाई जाए और वहां भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट आए, वहां भी नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उसकी वजह यह है कि वो प्रोविंस बहुत सेंसिटिव है। ये वजह नहीं है कि बड़ी प्रो इमरान खान है, तो वो प्रोविंस बड़ी नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया है। वहाँ जिस किस्म की जो सूरत हाल रही है, इट्स काफी खतरनाक सूरत हाल रही है। और केपी की गवर्नमेंट ने खास तावन नहीं किया विद द एस्टेब्लिशमेंट विद द नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं समझता हूँ कि इनका तो वक्त आया हुआ था, ये तो तावन भी नहीं कर रहे थे और सियासत खेल रहे थे विद इश्यूज विच आर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, स्पेशली रिगार्डिंग अफगानिस्तान एंड तालिबान। और अभी भी खान साहब की पुरानी लाइन चल रही थी और ये दे वर नॉट पेइंग इट सफिशिएंट अटेंशन। तो मेरा ख्याल है इनका तो वक्त आया हुआ है, ये सूनर और लेटर ये इनको फारग किया जाएगा। मगर सवाल ये है कि इनको फारग करके किसको लाया जाएगा जी। अगर तो ये मौलाना को लाएंगे तो फिर भी मसले रहेंगे इनके। तो मौलाना भी जैसे है ना, वो पुश ओवर नहीं है, धक्का दे और मौलाना हट जाए, नो नो। मौलाना भी अपना जैसे कहते हैं ना, वो पाउंड ऑफ फ्लैश वो मौलाना भी मांगेंगे। सो अब ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पावर्स दैट बी के लिए और फेडरल गवर्नमेंट के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। गड्ढापुर को फारग करके इमरान की हुकूमत को फारग करके कौन सी हुकूमत लानी है, कैसी हुकूमत लानी है, या बेहतर यही है कि सबकी छुट्टी कराई जाए और गवर्नर रूल ही लगा दिया जाए। और फिर इस्लामाबाद जो है ये डायरेक्टली रूल कर सकते हैं, अपना गवर्नर लगा के और अल्लाह खैर सदा चलाएं, जैसे भी एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ले आए और जो कहा जाएगा वो हो जाएगा। करप्शन भी कम हो जाएगी, इफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी और कोऑपरेशन बिटवीन केपी गवर्नमेंट एंड इस्लामाबाद ओब्लिक रावलपिंडी बेहतर हो जाएगा। सो आई थिंक निशान तो यही है, जो सारे निशान नजर आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि केपी में तब्दीली आनी है सूनर और लेटर। अब वो कब आएगी, कैसे आएगी, वी हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि वहाँ पीटीआई के अंदर भी तो बहुत कुछ चल रहा है ना। हम गड्ढापुर आ रहा है, जा रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा एंड सो ऑन। बट आई थिंक कोशिश की जाएगी कि ऐसी हुकूमत वहाँ आए जो कि फुली कोऑपरेटिव हो विद इस्लामाबाद। और मेरा ख्याल है कि अगर वो नहीं होगा तो फिर गवर्नर रूल ही लगाना पड़ेगा सूनर और लेटर। अच्छा, बहरहाल वो देखी जाएगी। यहाँ तक जो इस्लामाबाद की बात है, यहाँ तो बड़ा क्लियर कट है कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने हैं, कुछ तो खामियां रह गई हैं 26th अमेंडमेंट के अंदर, उनको पूरा पक्का करना है। और फिर मेरा ख्याल है दे मे बी सम अदर इश्यूज। अब बातें बड़ी हो रही हैं, मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं लंदन में बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने अपना चिड़िया को घुमाया नहीं है, क्योंकि लोग थोड़े से परेशान होते हैं टेलीफोनों के ऊपर बात करने के लिए। कुछ बातें होती है अंदर की जो बराह रास्त ही मिलती है। तो इस वक्त मेरे पास कोई ये खबर कोई नहीं है कि वहाँ क्या सोचा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। मगर जो अफवाहें उड़ रही हैं उनको अगर आप स्टडी करें तो जाहिर है उनको भी फीड किया जाता है कि टेस्ट द वाटर्स, चेक करें पानी कितना गहरा है, क्यों समुद्र डूंगा है, दरिया है, क्या है, तालाब है। सो आई थिंक जिससे बातें यही हो रही हैं कि अब कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए जाएं जहाँ एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो और भी वाज़ेह हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एम्बेड कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डाल दिया जाए। अभी तो अनऑफिशियली चलता है ना सारा कुछ, तो ये भी खत्म किया जाए या अनऑफिशियली जो चलता है, जो डिपेंड करता है कि सियासी जमातें क्या कहती हैं क्या नहीं कहती, और फिर बहसें होती हैं। अब और ये इसलिए आज ये डिस्कशन शुरू हो गई है क्योंकि जब फील्ड मार्शल साहब वाशिंगटन गए थे तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक आर्मी चीफ को या आर्मी जनरल को दावत पे बुलाए एंड व्हाइट हाउस में एंड मेक हिम अ वेरी एक्सक्लूसिव ऑफर। आमतौर पे ऐसी चीजें प्रेसिडेंट्स के लिए, हेड्स ऑफ स्टेट के लिए होती है, नॉट इवन फॉर प्राइम मिनिस्टर्स। तो ठीक है, जाने से पहले उनको फील्ड मार्शल का एक ओहदा दे दिया गया, मगर इवन अयूब खान जब गए थे तो फील्ड मार्शल के अलावा वो प्रेसिडेंट भी थे। ज़ियाउल हक साहब का भी यही था, ही वाज प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। और दुनिया के जो ममालिक है उनका भी एटीट्यूड आयशा यही है, यार बात करनी है उसके साथ, जो बात करेगा वो निभाएगा। ये पॉलिटिशियंस तो आज आए कल चले गए, इनकी बात अगर इन्होंने भी जी हजूरी लेनी है, कहीं और से जाके इजाजत लेनी है, तो फिर इनसे क्या बात करनी है, उधर ही बात की जाए। आपको पता है ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शेर का जो उरूज है वो जवाल पजीर हो चुका है, यानी उनसे जो काम लिया जाना था वो लिया जा चुका है। बात तो सही है,
अब शेर तो फारग हो गया है, शेर को तो अब वोट शोट इतने नहीं पड़ने। हाँ, अलबत्ता अगर 4 साल 3 साल और रह जाए तो शायद कोई अच्छे काम कर जाएं, क्योंकि बुरे काम तो उन्होंने कोई नहीं किए। वो और बात है कि लोग अभी इमरान खान का साथ छोड़ना नहीं चाह रहे, मगर इन्होंने इतने बुरे काम तो नहीं किए, इन्होंने मुश्किल फैसले किए हैं। इन्होंने रियासत को एक बहुत खतरनाक मोड़ से बचाया है और अपनी पार्टी को सेक्रीफाइस कर दिया है। और ये डिबेट पहले भी नून लीग के अंदर हुई थी और नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि ये इतनी जिम्मेदारी ली जाए, मगर शहबाज शरीफ साहब चाहते थे और भी पार्टी चाहती थी। और तो इसीलिए फिर यही फैसला हुआ कि हाँ, और एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती थी आओ ना जिम्मेदारी लो और चलाओ। तो फिर तो वो भुगतना पड़ेगा। सो आई थिंक थिंग्स विल मूव इन दैट डायरेक्शन। मेरा ख्याल है और कुछ और किस्म की चीजें भी हो सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि विच इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इसके अंदर सारे आर्मी चीफ सारा हो। इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो है तो सही, बट इट्स प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ साहब ने जनरल जहांगीर करामत की जो तजवीज़ थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और इमरान खान के ज़माने में भी एक थी कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, इस किस्म की कोई चीज़ थी। तो हो सकता है उसको फिर घूम फिर के फिर किसी तरीके से कुछ कर लिया जाए। और अब जो सिचुएशन है कि जिसमें जनरल साहब जो है वो हो आए हैं वो व्हाइट हाउस से, और नून लीग में पीपल्स पार्टी में जैसे कहते हैं ना चोरी की थी, तो मतलब है कि अल्लाह खैर सला, तो आगे भी जरूरत पड़ेगी तो चले जाएंगे। पहले भी ये जाते रहे हैं अलग, बाजवा साहब भी जाते रहे, सऊदी अरेबिया चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे। वो तो बड़े खुद कहते थे कि हमने किया है ये काम, पैसे हमने लेके दिए एंड सो ऑन एंड सो। तो मेरा ख्याल है देयर इज नो नीड, इट्स अननेसेसरी। बट पीछे क्या सोच है, और अभी नून लीग के बारे में भी बातें शुरू हो गई हैं। आप ये प्लांटेड हैं या सच है कि जी बड़ी करप्शन हो रही है? पीटीआई के खिलाफ भी है केपी में बड़ी करप्शन हो रही है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी है कि जी पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी करप्शन कर रही है, मगर एक्चुअली कोई खास एविडेंस नजर नहीं आ रही। ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, अंसार अब्बासी साहब ने ये ब्रेक की थी और उसमें बाकायदा उन्होंने आदाद-ओ-शुमार दिए मुख्तलिफ हुकूमतों के, वही ज़ेर बहस। और आप देखें सोशल मीडिया पर यलगार है, बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख रहे हैं, करप्शन के खिलाफ लिख रहे हैं। आप देखें उसमें उन्होंने बाकायदा वो रकूम बताई हैं जो उड़ाई जा रही हैं, मुल्की खजाना उड़ाया जा रहा है। तो आपको पता है ये किसी ना किसी तब्दीली का पेश खैमा होता है कि जब वो हुकूमतें जिनको सनद मिली हो एस्टेब्लिशमेंट की, उनके खिलाफ इस तरह की बातें लिखी जाएं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तो ऐसा कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा जिसमें चेंज आ सके। वो सब काम हो रहे हैं जो उनसे मतलूब थे। लेकिन सेठी साहब, माजी करीब में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो हमें बाद में समझ आई हैं। हाँ सही है, मगर अभी थिंक प्रीमेच्योर है। ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है ना, ये ऐसी होती है। मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह इनको, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और कैसे उसके अंदर ऑडिट पैनल बनते हैं। नहीं, दिस इज नथिंग न्यू। ये तारीख में ऑडिटर जनरल की ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं और जब आती है 2 दिन चलती है, उसके बाद भूल जाते हैं। मगर ये जो पॉइंट आपने रेज किया कि ठीक ठाक लोग जो है उसको हवा दे रहे जी, तो जाहिर है फिर उसका तो मतलब आप समझ ही जाए। अब मतलब है अगर मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो मैं ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट कर दूंगा, मगर कुछ लोग हैं वो ऑडिट रिपोर्ट को वैसे ही शाया कर देते हैं। आप समझे मेरी बात जी। तो ये तो इसका ये मतलब है कि कोई ग्राउंड तैयार की जा रही है या इशारे कर किए जा रहे हैं, मगर कभी कभी ये जिससे ये जरूरी नहीं होता कि इसका मतलब है कि तब्दीली आ रही है। ये बेसिकली सियासतदानों को टाइट करके रखने की जरूरत होती है कि जी आप टाइट करके रहे इनको थोड़ा, ताकि और ना ये गड़बड़ करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिकॉज देखिए ना, ऑडिट रिपोर्ट तो फिर और भी बड़े इदारे हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं आती? तो इसलिए आई थिंक आई डोंट पे टू मच अटेंशन टू ऑडिटर जनरल रिपोर्ट्स। बट आपके प्रेडिक्शन की तरफ लोग बड़ी तवज्जो पे करते हैं। आपने जब ये कहा कि पंजाब हुकूमत का कोई बड़ा स्कैंडल या करप्शन सामने नहीं आई, उससे कुछ दिन बाद ये वाली रिपोर्ट सामने आ गई थी तो आप जो बात करते हैं उसको काफी कीनली सुना जाता है हाँ, फिर उसको काउंटर किया जाता है। अभी सिचुएशन ये है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो मैंने तो कोई चीज सुनी नहीं है। अलबत्ता उनके कुछ मोहरे हैं जिनके बारे में खबरें चलती हैं, मगर जब वो इस्लामाबाद में थे तो उस वक्त भी ये चलती थी
ऐसी चीजें। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो इमरान के जमाने में भी थी, पीपल्स पार्टी के जमाने में भी थी, नून के जमाने। यार इतनी करप्शन तो होती है ना, अगर ये ना हो तो ये लोग तो ये इलेक्शन वैक्शन ये क्यों, ये कोई पब्लिक सर्विस करने तो नहीं आते ना, ये चार पैसे बनाने आते हैं। इनके पैसे भी बड़े खर्च होते हैं यू नो इलेक्शन में, और चार पैसे भी बनाने होते हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो बिजनेस, इट्स नॉट पब्लिक सर्विस। मगर बात यह है कि अगर ये पब्लिक सर्विस नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कौन करता है पब्लिक सर्विस? क्या ब्यूरोक्रेट्स पब्लिक सर्विस करते हैं? यस, देयर आर सम वेरी वेरी गुड केपेबल ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, इस पर कोई शक नहीं है। बट बाय एंड लार्ज लोअर लेवल्स की जो ब्यूरोक्रेसीज हैं वो बेचारे कैसे अपने, जैसे कहते हैं ना, रोटी पानी उनके लिए मुश्किल हो जाता है इन तनख्वाहों की। तो हाउ आर दे गोइंग टू सर्वाइव? आप मुझे बताएं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, क्या आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं? क्या आप एक गाड़ी भी रख सकते हैं? क्या आप लाख रुपए 50,000 रुपए बिजली का बिल भी दे सकते हैं? नहीं दे सकते यार, बड़ा मुश्किल है। आजकल जो इन्फ्लेशन हुई हुई है, 2 3 4 लाख रुपए के साथ कुछ नहीं बनता। तो इसलिए यू हैव टू बी एबल टू, और बेचारे जो लोग इससे कम पे हैं, सो कितनी मुश्किलात हैं उनके लिए, हाउ टू हैव अ डिसेंट लाइफ। तो इसलिए आई थिंक, और ब्यूरोक्रेट, व्हाइट कॉलर ब्यूरोक्रेट, हर रोज कपड़े भी चेंज करो, हर रोज टाइट होके भी जाओ, तो जाहिर है दे हैव टू कट कॉर्नर्स, वो भी अपनी कमीशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट्स डिफिकल्ट आउट देयर, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। सो आई थिंक वो जैसे मलिक रियाज कहते हैं ना कि फाइलों के पहिए लगाने पड़ते। हाँ, और ये बाय द वे करप्शन के ऊपर तुम अगर चाहो तो एक प्रोग्राम कर लेते हैं किसी वक्त। मैं आपको बताऊंगा चाइना में कितनी करप्शन है, अमेरिका में कितनी करप्शन है, फ्रांस में कितनी करप्शन है, इंडिया में कितनी करप्शन, कंपेयर टू पाकिस्तान बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी उनके वो सिस्टम को चलाते हैं, कोई परफेक्शन नहीं है। और जब मार्शल लॉ आता है और एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट रूल करती है तो आपका ख्याल है कम करप्शन होती है? सिर्फ ये होता है कि हम लोग बात नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है ना, मगर वो तो हर लेवल पे चलती है चीजें, लो लेवल पे सब कुछ चलता है, हाई लेवल पे नहीं चलता, बट लोअर लेवल पे चलता है। और देन देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है। अच्छा, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों का आया, इसके असरात को असेस करने में हम काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन अगर हम ज़रा करीब आके इसके असरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए देखें तो अभी हाल ही में अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि केपी के मामले पे, बजट के मामले पे, उन्होंने कहा इमरान खान साहब शायद माइनस हो ही गए हैं, लेकिन इस फैसले के बाद क्या पीटीआई भी माइनस हो गई है? और अगर ऐसा है तो पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है एहतजाज के अलावा? कुछ भी नहीं है, पीटीआई के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। पीटीआई ने अपने पाँव के ऊपर, जब से पीटीआई बनी है, अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ियां मार रही है, और खान साहब इज अ मास्टर, एमए पीएचडी हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही। तो इसलिए पीटीआई को तो पता ही नहीं है कि वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं, और ऐसा ऐसा नजर आएगा कि अब तो जा रहे हैं, हम तो आए थे और अब जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। पीटीआई का एक ही प्लस पता है कि पॉपुलर पार्टी है, किसी न किसी स्टेज पे पॉपुलैरिटी काउंट करती है, और आवाम में गुस्सा भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है सोचना चाहिए कि बिफोर यू टेक सच अ स्टेप यू शुड थिंक सीरियसली कि इसके नुकसान और फायदे क्या हैं, और अगर फायदे इतने नहीं हैं, बाकी काम चलता है, तो काम को चलाना चाहिए, ऐसा ऐसा स्पेस भी खोलनी चाहिए। और बट आई कांट से, पावर इज अ वेरी हेडी थिंग, और खुशामदी बड़े होते हैं जो कहने वाले होते हैं, आप ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जी हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, दुनिया हमें तस्लीम करती है, हम ही हम हैं, ये कौन लोग हैं, सो ऑन। तो ये चीजें चलती हैं, बट आई थिंक विजडम, मेरा ख्याल है कि विजडम की वजह से, विजडम होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देयर इज नो नीड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट टू कम डायरेक्टली इनटू पावर, ये दिस इज वर्किंग, और वो खुद ही कहते हैं हाइब्रिड 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 हाइब्रिड। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ऐसे है कि ये हाइब्रिड को थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली पक्का करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि जी सबकी छुट्टी कराएंगे और खुद टेक ओवर कर लेंगे। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, विजडम आपके ख्याल में प्रिवेल करनी चाहिए अगर सिस्टम अभी सर्व कर रहा है। अब इस रात सियासी और अदालती सतह पर क्या होंगे ये आपने जाना, और भी बहुत से मामला एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, केपी के हवाले से भी मेरे जहन में सवाल है जो कि उसका उसी सवाल का हिस्सा जो उससे पहले मैंने किया, लेकिन पीटीआई के हवाले से जब आप बात कर रहे थे कि पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आपसे ये जानना है कि ऑलरेडी पीटीआई के अंदर जो इंतशार है, जो धड़ेबंदी है, वो खुलकर सामने आ रही थी।
अब इस फैसले के बाद एज अ पार्टी कितना टफ टाइम पीटीआई को मिल सकता है इंटरनली, और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें पूरी हो सकती हैं? हाँ, हो सकती है, बट आई थिंक पीटीआई इज विदाउट पावर नाउ। पीटीआई जैसे कहते हैं ना, फारग हो गई। अब ये कैसे रिवाइव होगी उसका आप सोच सकते हैं कि कैसे, कौन से हालात होंगे जहां इसकी रिवाइवल होगी, बट आई थिंक दे आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। जब इनके पास इतना वोट बैंक है, मगर ये इकट्ठे नहीं हो सकते और आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और इनका लीडर जो है वो जेल में बैठा हुआ है, और वो कभी एक फैसला करता है कभी दूसरा, ये नहीं पता वो किसको लीडर, बाहर उसने किसको लीडर बनाया हुआ और किसको नहीं बनाया हुआ, कौन उसको मिलने जाता है और कौन नहीं मिलने जाता, किसको वो मिलना चाहता है और किसको नहीं मिलना, कुछ नहीं पता किसी को। तो माई सेंस इज दैट वो लीडर ही अगर आउट हुआ है तो फिर पीटीआई बेचारी कहाँ जाएगी। और इस वक्त बहुत सी कंफ्यूजन का शिकार है और मायूसी है बहुत सी। आप देखिए ना कितने इनके इम्कान थे, और डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो सारे मसले हल हो जाए। मुझे समझ नहीं आई थी कि इनको किसने ये कहा था कि आप एक तरफ कहते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने आपको निकाला है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें वापस ले आएगी। आपने कोई प्रो अमेरिकन बात की है, प्रो इजराइल बात की है, क्या किया आप तो अभी भी तालिबान खान आपको कहा जाता है, आप अभी भी एंटी अमेरिकन है, आपका बेसिक सपोर्ट बेस जो है, और एंड सो ऑन। तो मतलब व्हाई, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर द अमेरिकन्स? नथिंग। आप यूएन में जाके इंडिया को ठीक ठाक लताड़ते हैं, आप अपने नेशनल असेंबली के एड्रेस में आप उसामा बिन लादेन को मार्टर कहते हैं, आप कहते हैं अफगानिस्तान हैज बीन फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी जब अमेरिका जाता है। तो मतलब ये लोग इन चीज़ों को याद रखते हैं। देयर इज नथिंग टू कमेंड यू टू अमेरिका। अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं होती, मफाद होते हैं उनके। उनके मफाद इस वक्त जनरल साहब के साथ है, सीधी सी बात। यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया को नजरअंदाज कर दिया, इतने मफाद है उनके जनरल साहब के साथ। ये नहीं कि शहबाज साहब के साथ मफाद है, वो जो डिलीवरी देता है उसी के साथ होते हैं ना जी। तो ऑर्डर लेने वाला नहीं होता, जो डिलीवर करता है उसके साथ मफाद होते हैं। तो अब आप देख ही लें कि किस तरीके के साथ सबने लाइन लगा दी है टुवर्ड्स जनरल साहब, बिकॉज उनको नजर आ रहा है जनरल डिसाइसिव फर्म, और उनका ये ख्याल है कि जो ये कहेंगे डिलीवर करेंगे। तो आई थिंक खान साहब हैज मिस्ड द बस। मगर क्या ये एक ही बस आनी थी? क्या इसके बाद कोई बसेस नहीं आएंगी? पाकिस्तान के अंदर बसेस आती जाती रहती हैं, ये याद रखना चाहिए आपको। आप ये नहीं कह सकते ये मिस द बस, फारग हो गए। यहाँ कोई सियासतदान फारग नहीं होता, स्पेशली वो जिसका एक सपोर्ट बेस हो, और वो सपोर्ट बेस बरकरार है, उसके अंदर कोई डेंट वेंट नहीं पड़ा, चुप है, मायूस है, कमजोर हो चुका है। मगर वो जो वोट है ना, वो अभी भी उसके हाथ में है। अब वो क्या, आप कब तक उस वोट को बाहर नहीं निकलने देंगे, किस तरीके से कैसी होगा वो देखी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर बड़े अपहीवल्स हुए हैं, बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, और अभी तो ये सारी रीजन जो है आयशा, यू आर इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। आपका क्या ख्याल है? आपकी क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है अमेरिका की तरफ से? क्यों दी जा रही? इंडिया को क्यों नहीं दी जा रही? इसीलिए ना कि आप अफगानिस्तान, ईरान, चाइना तीनों के ऊपर बैठे हुए, और अमेरिका को एक्सेस चाहिए टू ऑल थ्री। तो वो तो नेगोशिएशन के साथ होगी ना, बट एटलीस्ट यू नो कि ये पाकिस्तान इज नाउ, इट्स ज्योग्राफी एंड लोकेशन हैज गिवन इट अ ह्यूज एडवांटेज। और वो अमेरिका तो यही चाहेगा कि जो भी पाकिस्तान में बैठा हो तगड़ा हो, डिसाइसिव हो, कोई इधर उधर पूछने की जरूरत ना हो। तो वो तो एक ही शख्स है। सो आई थिंक आगे जो पाकिस्तान के लिए जो टेंशन आएगी, वो टेंशन यही आएगी कि अमेरिका का सिर्फ एक मकसद है जी, कि चाइना को नहीं बड़ा होने देना, चाइना के रास्ते में रुकावटें डालनी है। 100% चाइना को, ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है चाइना का ग्रेट पावर एसेंशन जो है बढ़ने का, ये रोकना चाहिए। चाइना, रशिया, ईरान वगैरह इनके जो अलायंसेस बनने जा रहे हैं इनको रोकना चाहिए। ब्रिक्स के अंदर रोकना चाहिए, SCO के अंदर इनको हावी नहीं होने देना। तो अमेरिका के तो बड़े इंटरेस्ट हैं इन पाकिस्तान नाउ, नॉट सो मच इन इंडिया। तो अब वो जब तक डायलॉग नहीं होगा पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ,
द लीडरशिप से मुराद मेरा ये नहीं है सियासतदान, बिकॉज दे डोंट हैव पावर, उनके पास पावर नहीं है। जहाँ पावर है उसके साथ नेगोशिएशन एंड गिव एंड टेक। और आपने देखा तारीख में, आयशा, आई नो मेरा ख्याल है टाइम खत्म हो गया, आप बहुत जल्दी अग्री करना शुरू कर दिया आपने मेरे साथ। इसका ये मतलब है कि अब ये I better shut up now. No, it's not like that. It's not like that. लेकिन आप जो बात कह रहे थे वो मुकम्मल करें कि जैसे कि हो रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आगे पाकिस्तान को बड़ा जगलिंग एक्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बड़ी जगलरी की है, बड़ी डबल गेम्स, ट्रिपल गेम्स खेली है, मास्टर्स है हम खेलने में, ठीक है, इधर इधर ये अच्छा। मगर अब दिन ब दिन जो है ना वो सूरत हाल टाइट होती जा रही है, और अब बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अमेरिका एंड चाइना। अच्छा। और आप you are totally dependent on the West, led by America for your trade and commerce. ठीक है। And you're totally dependent on China for your military hardware and national security. ठीक है, ये एक डायमेंशन है। हाँ, ये एक डायमेंशन है, कैसे बैलेंस करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक रस्सी पे चल रहा है और बहुत बारीकी से इस गेम को समझना होगा, जिसकी तरफ सेठी साहब ने इशारा किया। लेकिन इसी बार एक और गेम चल रही है, वो मिडल ईस्ट की गेम है। सेक्रेटरी रूबियो की दूसरी बार कॉल एक हफ्ते के दौरान शहबाज शरीफ साहब को आती है, तो मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, अब्राहम अकॉर्ड का दोबारा से जिंदा होना, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। सेठी साहब, एक और मंजरनामा जिसको समझने के लिए आपकी एक्सपर्टीज दरकार होंगी। एक फ़ोन कॉल की बात की जा रही है इस्राएली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल में कि प्रेसिडेंट ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू के दरमियान एक फ़ोन कॉल हुई जिसमें बाकायदा डिस्कस किया गया कि गजा जंग को 2 हफ्तों में लपेट दिया जाएगा और कुछ हमास के रहनुमा जिनको जिला वतन कर दिया जाएगा। 4 अरब ममालिक तामीर नौ में हिस्सा लेंगे उस इलाके की जो जंग ज़दा है। अब 2 अरब ममालिक के नाम तो आ गए सामने कि उसमें UAE के हवाले किया जाएगा इंतजाम और मिस्र के हवाले किया जाएगा। 2 अरब ममालिक के नाम नहीं दिए गए। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि ये जो प्लान बन रहा है इसके पीछे कितना होमवर्क है, हमास इसको कबूल करेगा, और दूसरी तरफ सऊदी अरब के लिए और मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक के लिए ये कितना काबिल अमल और काबिल कबूल होगा। जैसे अंग्रेजी का मुहावरा है, ईजियर सेड देन डन, कहना बड़ा आसान है, मामले बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। आपने कहा वो कहते हैं इब्राहिम अकॉर्ड जो हैं वो सारे मुस्लिम ममालिक ज्वाइन कर लेंगे जी, ठीक है जी, उसके बाद हमास की छुट्टी हो जाएगी, ये 4 मुल्क ये 6 मुल्क मिलके कोई कमेटी बना के गजा को चलाएंगे, एंड सो नॉनसेंस। ये ऐसे होना नहीं है। पहली बात तो ये है कि पहला कदम जो है वो तो है ईरान के साथ सेटलमेंट करना। आपका क्या ख्याल है, अगले 10 दिन में सेटलमेंट हो जाएगी ईरान के साथ? ये गलत फहमी है। ईरान के साथ बैठ के डिटेल में बड़ी बातें होंगी, कुछ ब्रेक डाउन होगा, फिर आएगा, फिर चलेगा, फिर आएगा, फिर चलेगा। ये ऐसे नहीं होगा। अभी बहुत रास्ते उन्होंने तवील रास्ते कवर करने हैं। ईरान कहता है हमने न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो रोकनी नहीं है, हमारा पीसफुल प्रोग्राम, आप इंस्पेक्शन करा लें जितनी करानी। वो कहते हैं खत्म करो सारा कुछ, रैप अप, पहले रोल बैक जो है वो भी खत्म करें, प्लीज रोल बैक योर प्रोग्राम, आपको नहीं बनाने देंगे, पीसफुल यूज भी नहीं करने देंगे जी। तो इसको गैप को बंद करने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। पर चले, दैट स्टेज 1। ये हफ्ते 10 दिन की बात नहीं है कि ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो हमास है या हिजबुल्लाह है, आपका ख्याल है बटन दबाएंगे और इनको आप जिला वतन कर देंगे, ये सारे जो फाइटर्स हैं ये फारग हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। या तो आप इनको मार के खत्म करें, तो क्या आपका ख्याल है कि ये मुस्लिम ममालिक दे विल बी पार्ट ऑफ दिस, कि इनको मार के बिल्कुल जो रह गए वो भी खत्म कर दिया जाए? नो, वो भी कहेंगे हमारा भी रोल होना चाहिए, वी नीड टू बी अकोमोडेटेड। इतना आसान काम नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये जो जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये मुल्क आएंगे और ये आके चलाएंगे, वो भी तो गारंटीज मांगेंगे ना जी, कि भाई हमें क्या पावर्स होंगे हमारे पास, क्या नहीं होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ह्यूज लंबा ऑर्डर है ये। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो बात है कि जी इजराइल एक वादा करेगा 2 स्टेट सोल्यूशन। अरे यार, इजराइल के वादे, ये वादों के ऊपर अब आगे बात नहीं चलनी है कि जी इजराइल कहेगा जी 2 स्टेट सोल्यूशन हम जाके दे देंगे आगे जाके। नो, हु इज गोइंग टू बिलीव इट? ना इजराइल को कोई यकीन करेगा ना अमेरिका को। तो मैं नहीं समझता कि ये सारा जो एजेंडा जो डिस्कस हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, ये बिल्कुल
मुमकिन नहीं है कि इस तरीके के साथ ये हो जाए। अलबत्ता अब्राहम अकॉर्ड जो है, पहले तो इसराइल को पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज जो हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी जी। और ईरान की हमायत लेनी पड़ेगी। और ईरान हमें हमायत नहीं दे देगा, अपने सारे हथियार उनके हवाले कर दे। देयर इज नो वे दैट्स गोइंग टू हैपन। देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ जस्टिस। और इसराइल को कोई नहीं यकीन करता, नेतन्याहू को तो बिल्कुल ही कोई यकीन नहीं करता। और डोनाल्ड ट्रंप भी एक दिन ये, एक दूसरे दिन ये, एक दिन ये, एक दिन वो। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन इजी एजेंडा। इसके ऊपर बातें चलेंगी, होएगा नहीं होगा, लॉन्ग वे टू गो। अलबत्ता ये जरूर है कि कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट अगर ईरान के साथ कोई एक नई डील हो जाती है तो फिर यू कैन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अब्राहम अकॉर्ड्स। और मगर क्या उसमें हमास और हिजबुल्ला और ये सारे फारग हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। फिर ये प्रिजनर्स का एक्सचेंज करनी है, ये करना है, वो करना है, विल टेक टाइम, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और ऊपर से नो वन ट्रस्ट नेतन्याहू। और नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के अंदर भी पूरा एक महाज बना हुआ है और बन रहा है, अदालतें उसके पीछे पड़ी हुई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर उनकी अदालतें जो है वो केसेस ही खत्म कर देंगी, ये क्या बात हुई जी। और ये जितना कोशिश करे नेतन्याहू को बचाने की, इट्स नॉट, वहां के भी एक सिस्टम है, इट्स नॉट गुड। ये तो नहीं है कि इसराइल ने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, नो, कोई जंग वंग नहीं जीती इसराइल ने। तो इसलिए आई थिंक अ लॉट लॉन्ग टॉल ऑर्डर। हाँ, इजरायली अदालत ने वैसे ही इनकार कर दिया 2 हफ्तों की स्पेस देने से बिन्यामिन नेतन्याहू ने जो दरख्वास्त की अपने वकील के तवस्सुत से। लेकिन सेठी साहब, ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना, इस सिलसिले में CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक सामने आई है जिसमें ये बात की जा रही है कि $30 बिलियन का एक बजट रखा जा रहा है कि रीबिल्ड किया जाएगा सिविलियन पर्पस के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और इस सिलसिले में अमेरिका ये चाहता है कि वो लीड तो करे प्रोसेस को, लेकिन वो पे ना करे इस मकसद के लिए। और फिर ये कि स्टीव विटकॉफ और गल्फ पार्टनर्स के दरमियान आवर लॉन्ग मीटिंग हुई है जिसमें ईरान के लिए एक ऐसा प्लान कि जिसमें उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा दी जाएंगी, जो फ्रीज किए गए उनके असासे वो गैर मुंजमद कर दिए जाएंगे, यानी ईरान के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। दूसरी तरफ ईरान में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि जो नुकसानात हुए हैं अमेरिका से उसका हर्जाना तलब किया जाए। अगर ऐसी कोई माली डेवलपमेंट होती है और चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों आमने सामने बैठ सकते हैं, ईरान एंड अमेरिका? नहीं, देखो बैठेंगे तो सही वो, मगर ये रातों रात नहीं होना है। ये बड़े अप्स एंड डाउन होंगे इसके अंदर, बड़े एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ईरान के डिमांड्स भी बहुत सारे हैं। तो ये इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये बातें अभी शुरू हो गई हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगले महीने 2-3 में आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे जिससे कन्विंस हो जाएंगे कि ये पूरा का पूरा प्लान जो है इट विल वर्क आउट। नो सर, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ठीक। और इस सिलसिले में सऊदी अरब का किरदार आप कैसे देखते हैं, जहां मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब हिस्सा बने अब्राहम अकॉर्ड का, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो शाम के हुक्मरान हैं, शाम के जो सदर हैं, उन्होंने उन मिसाइल्स को नहीं रोका जो इसराइल की तरफ से दागे गए, उन्होंने जाने दिया। और इस तरह की खामोशी यानी ईरान की कमज़ोरी उनकी ताकत में बदली। तो शाम किस जगह होगा, शाम की क्या पोजीशन होगी? देखिए, इन सब जो है ना, ये गजा से पहले ये जो इसराइल ने जो कुछ किया है, उससे पहले तो चीजें एक तरफ मूव कर रही थी। मगर इसराइल ने जो कुछ किया है उसके साथ इसराइल दुनिया में मतलब समझे आइसोलेट हो गया। अच्छा, आइसोलेट हो गया। आप सोचिए अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में जो कि न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ी जूइश पॉपुलेशन, इट्स अ जूइश सिटी, वहां दे टर्निंग अगेंस्ट इसराइल और वो कहते हैं ये अपार्टाइड खत्म। तो मतलब है द वर्ल्ड ओपिनियन इज चेंज्ड। अब सऊदी अरेबिया के लिए उतना आसान नहीं है जितना पहले था। जब तक मेजर कंसेशन इसराइल से नहीं होगी, या तो सबसे पहले शुरू करें कि 2 स्टेट सोल्यूशन। अच्छा, पहले ये उधर जाएं, पहले स्टेट बनाएं, फिर उसके बाद ये बाकी चीजें हों। वो और ये नहीं कि ये पहले आप ये कर दें, हथियार छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, पैसे भी आप निकालें, रिहेबिलिटेट भी आप करें और फिर देखा जाएगा आगे जाके। ये नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू, ये नहीं, इट विल नॉट फ्लाई। तो इसलिए सऊदी अरेबिया तो चुप करके, आपने देखा नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। इट्स हेड ऑफ द OIC, मगर उसने बड़ा अपने आप को लो की रखा है ड्यूरिंग दिस टाइम। सपोर्ट भी किया और ईरान के खिलाफ बात भी नहीं की। और वो भी तो दे हैव टू वरी अबाउट देयर ओन पॉपुलेशंस। इस वक्त देयर इज अ ग्लोबल एंटी इजराइल, एंटी नेतन्याहू मूवमेंट, सेंटिमेंट, इमोशन, पैशन। तो इसमें इतना नॉट सो इजी, थिंग्स कैन गो रॉन्ग if the Muslim states move too fast to accept the hegemony of Israel and America in the Middle East.
ठीक है, जो सिचुएशन रिपोर्ट की जा रही है अखबारात की जानिब से वो ये है कि अमरीकी इंतजामिया के जो एहलकार हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ऐसी डील सुनने को मिलेगी, ऐसा मुआहदा सुनने का मिलेगा जो पीस डील होगी और उसको दीगर ममालिक भी फॉलो करेंगे, या गज़ा के हवाले से जो भी पेशरफ्त हो रही है उसको भी बहुत जल्द दूसरे ममालिक ज्वाइन करेंगे। तो सेठी साहब ऐसा नहीं समझते इसी बाबत या दीगर मैं समझता हूँ कि आप ये नहीं आयशा, मैं समझता हूँ कि लिखत पढ़ करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, अनाउंस करने में कि मगर एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में जी स्टेप बाय स्टेप बहुत बड़े प्रॉब्लम है। तो अनाउंसमेंट्स तो होती हैं जी, हाँ गई डील हो गई, ये हो गया, दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, देयर गोइंग टू बी मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। और ईरानी सुप्रीम कहते हुए पाए गए हैं कि मुबालगा आराई से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उन्हें मुबालगा आराई की शायद ज़रूरत है। इसी पे ख़त्म करते प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।